नमस्कार विद्यार्थियों। जीके एंड जीएस की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में भी हम 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और ये हमारा पार्ट 11वां है। अगर आपने पिछले 10 क्लास नहीं देखी है तो जरूर से वो क्लास जरूर से देखना है। पहले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1954 में किस संगठन ने महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता और अहिंसा, शांति और सहिष्णुता के विश्व के वकालतकर्ता के जन्म की 125वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक पदक जारी किया? वो जारी किया था किसने? यूनेस्को ने। देखिए पिछली क्लास में हमने इसका आंसर गलत बता दिया था, इसलिए इसको दोबारा ले रहे हैं। तो इसका आंसर होगा यूनेस्को। पिछली क्लास में हमने इसका यूनिसेफ बता दिया था, इसलिए वो हमारे से गलती हो गई, उसके लिए हम सॉरी मांगते हैं आपसे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यूनेस्को होगा। अब हम बात लेते हैं किसके बारे में? यूनेस्को के बारे में। कि आपका जो यूनेस्को है, इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी स्थापना वो हुई है कब? 16 नवंबर 1945 को, 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इस यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो आपका पेरिस में पड़ता है। और पेरिस कहां पर है? आपका फ्रांस में है। ठीक है, तो ये आपका फ्रांस में है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में इसके महानिदेशक इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं ओंड्रे ओंड्रे अजोले। ओंड्रे अजोले हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं यूनिसेफ। देखिए यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। अब जो आरबीआई है, इसकी जो स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। और इस आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है, अर्थात जो मुख्यालय है, वो कहां पर है? मुंबई। और मुंबई कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक बात और ध्यान रखनी है, जो आरबीआई का वर्तमान में जो गवर्नर है, गवर्नर वो कौन है? संजय मल्होत्रा है। संजय मल्होत्रा है। संजय मल्होत्रा हैं। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है, तो यह बनाया जाता है कब? 29 अगस्त को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 29 अगस्त को बनाया जाता है। ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है। इस राष्ट्रीय खेल दिवस को कब घोषित किया गया था? राष्ट्रीय खेल, तो इसको घोषित किया गया था 2012 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 2012 में घोषित किया गया था। और एक किसके सम्मान में दिया जाता है? ये दिया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है, ये मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, जिसको इस मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी जादूगर के नाम से इसको जाना जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं, आपका जो 21 जून है, 21 जून को बनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब जो आपका अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, इस 21 जून को क्या होता है? वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है। बड़ा दिन होता है। ठीक है, अब सुनिए, इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा कब की गई थी? इसकी जो घोषणा की गई थी, ये की गई थी आपकी 11 दिसंबर 11 दिसंबर 2014 को की गई थी। और किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। महासभा के द्वारा की गई थी। तो यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और पहली बार कब बनाया गया था अंतरराष्ट्रीय योग दिवस? तो यह पहली बार बनाया गया था 2015 में। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है।
अब बात कर लेते हैं 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस बनाया जाता है। तो यह बनाया जाता है आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस बनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसके अलावा 24 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है, विश्व पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस बनाया जाता है, विश्व पोलियो दिवस बनाया जाता है। ठीक है, और आपका 25 जो सितंबर है, 25 सितंबर को मनाया जाता है अंत्योदय दिवस, अंत्योदय दिवस बनाया जाता है, अंत्योदय दिवस। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है स्वतंत्र भारत के पहले क्रिकेट टेस्ट कप्तान कौन थे। तो वो थे आपके लाला अमरनाथ थे। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार बेमेल है। बेमेल की हमें पहचान करनी है। पहला है अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार की बात की गई है, बिल्कुल ये तो सत्य है, सही है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल ये भी सही है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात की गई है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है मूलभूत अधिकार, मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जिसको बोला जाता है। देखिए मूलभूत जो अधिकार हैं ये संविधान के भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन है। और ये कहां से कहां तक है, ये अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इनका वर्णन किया गया है मूलभूत अधिकारों का। ठीक है, पहले पहले जो थे मूलभूत अधिकार वो 7 थे शुरुआत में, फिर कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। कौन सा अधिकार हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया है। और ये कब हटा गया था, ये हटा गया था 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान जो संशोधन हुआ था, संशोधन, और ये कब हुआ था, 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था, तब इसको हटाया गया था। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नागरिकता निम्नलिखित में से किस एक या फिर किन सभी के द्वारा गवाई जा सकती है। पहला है नागरिकता का त्याग करने पर, बिल्कुल जब नागरिकता का त्याग कर दिया जाता है तब नागरिकता गवाई जा सकती है। अगला है नागरिकता की समाप्ति होने पर, बिल्कुल ये भी सही है। अगला है नागरिकता से पदच्युति होने पर, बिल्कुल ये भी सही है। तो ये सभी आपके क्या हैं, विकल्प सही हैं कि ये होने पर आप अपनी नागरिकता गवा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किसने तर्क दिया कि भारतीय संविधान ने वास्तव में ऐसी सरकार की एक प्रणाली स्थापित की है जो एकता पूर्ण सुविधाओं वाले एक संघीय राज्यों की बजाय सहायक सुविधाओं वाला सबसे अर्धसंघीय एकतापूर्ण राज्य है। तो यह बात की थी किसने, केसी वीकर ने बात की थी, केसी वीकर ने यह बात की थी। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर हैं ये क्या थे, संविधान सभा के, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है पंचायती राज का औपचारिक रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन कब किया गया था और कहां के जिले में किया गया था। तो यह किया गया था आपका कहां से, 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। और कहां पर किया गया था, नागौर। और नागौर कहां पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। अब आपको ध्यान में रखना है जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू, ये क्या थे, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले राजनीतिक दलों ने भारत के लिए
संविधान का एक मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन गठित किया? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मालूम होता है? पहला है इसमें कि इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। यह बात क्या है? बिल्कुल गलत है। अगला है इसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। नहीं, इसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी। अगला है इसने भारतीय नागरिकों को मूलभूत अधिकार देने की मांग की थी। बिल्कुल यह बात सही है, क्योंकि उस समय क्या होता था? भेदभाव होता था, लोगों के पास अधिकार नहीं थे। तो इसने क्या किया था? मूलभूत अधिकार, मतलब सबके साथ समानता का व्यवहार हो, इसकी मांग की थी। तो इसने मूलभूत अधिकार की बात की थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 3 हमारा आंसर हो गया। यह बात सही है। अब ध्यान में रखना है, आपके जो मूलभूत अधिकार हैं, ये संविधान का जो भाग 3 है, इसमें बात की गई है। और कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक की इनकी बात की गई है। प्रारंभ में 7 क्या थे? मूलभूत अधिकार थे, बाद में 6 हो गए हैं। कौन सा अधिकार हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। और कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत हटा गया था? वो हटा गया था 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था। तब यह संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, बंदी जीवन जिसने औपनिवेशिक भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पाठ्य पुस्तक के रूप में कार्य किया, खालिस्तान द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई थी सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर। तो बंदी जीवन जो पुस्तक थी, ये लिखी थी सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, हड़प्पा की सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन स्थल का उत्खनन किसने किया था? तो ये आपके उत्खनन किया था किसने? डी आर साहनी ने किया था। ये क्या था? डी आर साहनी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और कब किया था इन्होंने? 1921 में किया था, 1921 में किया था। अब आपको ध्यान में रखना, जो हड़प्पा है आपकी, ये कहां पर है? तो ये आपका जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत वहां पर है। और किस नदी के किनारे है? तो ये है रावी नदी के किनारे। रावी नदी किनारे है ये हड़प्पा, रावी नदी के किनारे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव का कार्य, जिसको पदनाम है ये, क्या था? तो उसका कार्य था परमार्थ और धार्मिक मामलों का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 3 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, पिट्स इंडिया अधिनियम कब पेश किया गया था? तो यह पेश किया गया था कब? 1784 में। कब पेश किया गया था? 1784 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। इसको डायरेक्ट ही याद करना है। और एक क्वेश्चन आया था DSSB एग्जाम में, आया था PRT की एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति के बाद प्राथमिकता के आधिकारिक आदेश में उच्चतम दर्जा खालिस्तान को दिया जाता है, तो वो किसको दिया जाता है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है DSSB की एग्जाम में, PRT की एग्जाम में। लेकिन इसने क्या कर दिया है, जो हिंदी वर्जन था वो गलत दे दिया था। यहां पर उपाध्यक्ष नहीं आना था, यहां पर आना चाहिए था क्या? आपका उपराष्ट्रपति आना चाहिए था, उपराष्ट्रपति। और आपको पता है किसी भी एग्जाम में इंग्लिश वर्जन को सही माना जाता है, तो यह नहीं आना चाहिए था। तो इसका आंसर होता क्या? उपराष्ट्रपति। क्या होता? उपराष्ट्रपति होता। ठीक है, ध्यान में रखना है, वाइस प्रेसिडेंट जिसको बोला जाता है। तो पहले स्थान पर तो आता है राष्ट्रपति, फिर आता है आपका उपराष्ट्रपति। तो ध्यान में रखना है, पहले स्थान पर तो कौन आएगा आपका? पहले स्थान पर तो आता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। फिर दूसरे नंबर पर आएगा कौन? उपराष्ट्रपति। कौन आएगा? उपराष्ट्रपति आता है। ठीक है, उसके बाद में आपका कौन आता है? प्रधानमंत्री आता है, प्रधानमंत्री आएगा। और फिर आएगा आपका राज्यपाल। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। तो प्राथमिकता के तौर पर कौन आता है सबसे पहले? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद में कौन आता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के बाद में प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के बाद में कौन आता है? राज्यपाल आता है। ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 52वें संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1985,
को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है अभावरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? पहला ही हमारा हो गया है आंसर। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था इस कानून का, इस अधिनियम का उद्देश्य था राजनीतिक जो दल बदल करते हैं, राजनीतिक दल बदल को रोकना, दल बदल को रोकना, दल बदल को रोकना था। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किसको दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है पामीर के पठार को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? 3 हमारा हो जाएगा आंसर। और ये जो पामीर का पठार है कहां पर है? तजाकिस्तान में है, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान में पामीर का पठार है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, पहली पूर्ण जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो पहली जो पूर्ण जनगणना है ये आपके आयोजित की गई थी 1881 में आयोजित की थी। कब की गई थी? 1881 में आयोजित की गई थी। और उस समय किसके काल में की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड जो रिपन था, लॉर्ड रिपन के काल में की गई थी, लॉर्ड रिपन के काल में की गई थी। ठीक है, लेकिन अगर हमें पूछे जनगणना का पहला प्रयास किसने किया था? पहला प्रयास जनगणना कराने का पहला जो प्रयास किया था ये आपको किया था 1872 में प्रयास किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मेयो के द्वारा, लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था पहला प्रयास। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है ये दोनों ही क्वेश्चन कि पहली पूर्ण जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 में, लेकिन पहला जो प्रयास किया गया था जनगणना का वो किया गया था 1872 में। और किस काल में? लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। और पहली पूर्ण जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी 1881 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज गैर धात्विक खनिजों के अंतर्गत नहीं आता है? मतलब जो गैर धात्विक नहीं है। तो आपका जो शीशा है, शीशा इसको क्या बोला जाता है? लेड। ये क्या है आपका? गैर धात्विक है, गैर धात्विक नहीं है ये। ठीक है, तो शीशा हो गया है जिसको बोला जाता है लेड। इसका क्या होता है प्रतीक? पीबी होता है। क्या होता है? पीबी। अब आपका चूना पत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3। क्या होता है? CaCO3, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। अब्रक है, अब्रक जो आपका है ये आपका क्या है? प्राकृतिक खनिज है, प्राकृतिक खनिज है जिसका उपयोग जो बिजली के सामान बनाने में किया जाता है। जिप्सम है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CaSO4.2H2। अर्थात जिप्सम में 2 जल के अणु होते हैं। लेकिन आपको एक और सूत्र याद करना है, थोड़ा सा यंत्र है POP, जिसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2, अर्थात इसमें आधा जल का अणु होता है, ध्यान में रखना है। जिप्सम में तो 2 जल के अणु होते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात POP में आधा जल का अणु होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया था 1948 में। कब किया गया था? 1948 में, 1948 में किया गया था, व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति न्यूनतम कैलोरी सेवन क्या है जिसके आधार पर गरीबी रेखा परिभाषित की जाती है? तो वो है कितनी? 2100 कैलोरी है। कितनी है? 2100 कैलोरी है। और आपको ध्यान रखना है ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कितने है? 2400 कैलोरी है। क्यों है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो क्या करते हैं? परिश्रम ज्यादा करते हैं, तो उनके लिए की गई है 2400 कैलोरी की बात की गई है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्न में से किसमें गुणसूत्रों की सबसे कम संख्या है? तो आपका जो एस्केरिस है इसमें सबसे कम क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है जो मानव होता है, मानव, मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं टोटल। लेकिन अगर जोड़ी की बात करें तो आपके 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इस 46 गुणसूत्र को भी 2 भागों में बटा गया है। एक तो होते हैं कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र, तो कायिक गुणसूत्र तो होते हैं 44,
और एक होते हैं लिंग गुणसूत्र, जिनको बोला जाता है सेक्स क्रोमोजोम। लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र होते हैं 2। अगर जोड़ी की बात करें तो काय गुणसूत्र तो कितने जोड़ी हो गए हैं आपके, 22 जोड़ी हो गए हैं, 22 जोड़ी होते हैं क्या काय गुणसूत्र। और संख्या की बात करें तो टोटल 44 काय गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र की बात करें तो टोटल क्या होते हैं, 2 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जोड़ी की बात करें तो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है, एक जोड़ी गुणसूत्र होता है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, नाभिक न्यूक्लियस से सिप्टोप्लाज्म तक की जानकारी खालिस्तान द्वारा निष्पादित की जाती है। तो वो निष्पादित की जाती है किसके द्वारा, एमआरएनए द्वारा। किसके द्वारा, एमआरएनए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 ही हमारा हो जाएगा आंसर। एमआरएनए, एमआरएनए का पूरा नाम क्या है, मैसेंजर आरएनए, MESSENGER, मैसेंजर आरएनए, अर्थात संदेशवाहक आरएनए। अब हमारे पास आ रहा है आरएनए। जो आरएनए होता है इसका पूरा नाम क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक अम्ल नाम है इसका पूरा नाम। ठीक है, आपका जो आरएनए होता है ना, इसमें क्या पाया जाता है, ये एक एकल रज्जुक होता है, एकल रज्जुक होता है, एकल रज्जुक होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें एक राइबोज अणु पाया जाता है, एक राइबोज शर्करा अणु पाया जाता है, शर्करा अणु पाया जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब एक और आता है आपका, देखिए डीएनए आता है एक, तो एक आता है, फिर आपका आरएनए, और फिर आता है क्या आपका प्रोटीन आता है, प्रोटीन, ये आते हैं। तो देखिए डीएनए खुद का निर्माण करेगा, डीएनए से डीएनए बना, ये तो क्या कहलाता है, प्रतिकृतिकरण कहलाता है, प्रतिकृतिकरण कहलाता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रेप्लिकेशन बोला जाता है। और आपका डीएनए से आरएनए बनना, ये क्या कहलाता है, आपका अनुलेखन कहलाता है, अनुलेखन, जिसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। और आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाता है, अनुवादन कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाती है। फिर आगे जो प्रोटीन होता है ये मिलकर बना होता है किससे, एमिनो अम्ल से, एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि प्रोटीन है ये किससे मिलकर बने होते हैं, एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये होते हैं आज की क्लास के हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब